नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट पल्स में। आज फिर से बात होगी बीते सप्ताह व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र में रहे उतार चढ़ाव की और बात होगी वायदा और हाजिर कारोबार की। पूरे सप्ताह कैसा रहा शेयर बाजार का हाल और कैसी रही बहुमूल्य धातुओं की चाल। साथ ही बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और नेचुरल गैस के वायदा कारोबार की और इसके साथ बात होगी कृषि कमोडिटीज की। और हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे मार्केट एक्सपर्ट लक्ष्य अरोड़ा। नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं मार्केट पल्स। और बढ़ते हैं इस सप्ताह की बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, शेयर बाजार में पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी उछाल रहा। हालांकि शुक्रवार को बंद होते समय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। इस सप्ताह पिछले सप्ताह के मुकाबले सेंसेक्स में 189 अंकों का उछाल आया। शुक्रवार को यह 26,843.03 अंक पर बंद हुआ, जबकि पिछले सप्ताह ये 26,653.60 अंक पर बंद हुआ था। इसी तरह निफ्टी में भी इस सप्ताह उछाल रहा और पिछले सप्ताह के मुकाबले निफ्टी में इस सप्ताह करीब 64 अंकों का उछाल आया। शुक्रवार को यह 8,220.80 अंक पर बंद हुआ, जबकि पिछले सप्ताह निफ्टी 8,156.65 अंक पर बंद हुआ था। आपको बता दें कि शेयर बाजार में 2 सप्ताह की गिरावट के बाद ये रौनक लौटी थी, जो पिछले 2 सप्ताह से लगातार कायम है। लक्ष्य इस सप्ताह भी चाहे सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी हो, दोनों में ही थोड़ी बढ़त ही देखने को मिली है। और जैसा कि आपने भी बताया था पिछले सप्ताह के अगले सप्ताह ठीक ठाक रह सकता है शेयर बाजार के लिए, तो वही सब देखने को मिला है। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो इंडेक्सेस में इतनी तेजी नहीं देखी गई जिस हिसाब से शेयर्स में देखी गई है। जैसे हम कोल इंडिया की बात करें, पिछले सप्ताह उसका रेट था 275 रुपये, इस बार वो 311.90 का उसने अपना हाई लगाया। उसी तरीके से डीएलएफ की बात करें, डीएलएफ ने 129 का स्तर तोड़ के 136.90 तक का हाई लगाया। उस हिसाब से प्राइवेट बैंक्स में भी तेजी देखी गई। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में 2 हफ्ते में कम से कम 15 पॉइंट्स की तेजी देखी गई, क्योंकि वो पिछले सप्ताह 60 पे ट्रेड कर रहा था। अब उसने अपना जो हाई है 75.80 का हाई लगाया है। तो अगर हम बात करें बस सिर्फ फार्मा सेक्टर को छोड़ के ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगले हफ्ते की बात करें, एक आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है और फेड की मिनट मीटिंग भी आनी है। उस पे हमारे सारा जो केस है वो प्रेफर करेगा कि क्या होगा बाजार, क्योंकि अगर आरबीआई ने पॉलिसी ने रेट कम किया तो बाजार और तेज हो जाएगा। लेकिन जैसी उम्मीद की जाती है कि आने वाले टाइम में सितंबर से पहले रेट कट होना बहुत कम चांसेस हैं। अगर वो कुछ भी सरप्राइज देते हैं गवर्नर हमारे, तो एक तेजी देखी जा सकती है। उसी तरीके से फेड की जो मिनट मीटिंग है उसमें डिसाइड होगा कि जो 18 जून को होनी है उस पर क्या रिएक्शन आएगा बाजार पे, उस पर सारा डिपेंड करेगा। तो जो ओवरऑल अभी ट्रेंड है, अभी कम ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब जो उसने 8338 के आसपास का स्तर छूने वाला है, तो उसके बाद उम्मीद है कि गिरावट आएगी, क्योंकि अगर उसको क्रॉस करेगा तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 8500 तक का भी टारगेट दिखाई दे सकता है। लक्ष्य, एक बात और बताइए आपने कि जिस तरीके से फार्मा सेक्टर में फिलहाल गिरावट देखने को मिल रही है, इसका क्या कारण? इसका मेन कारण है क्योंकि डॉलर पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है। जो वैसे हम जज करते हैं हमेशा मार्केट से, फार्मा सेक्टर ऑपोजिट चलता है। अगर फार्मा सेक्टर तेज है, इसका मतलब थोड़ा बाजार गिरता है, तो हमारी हेजिंग करने के पोजीशन पे आता है। लेकिन आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट करना फार्मा सेक्टर में बहुत फायदा रहेगा। चाहे हम वोकार्ड फार्मा की बात करें, चाहे हम सन फार्मा की बात करें, चाहे हम ऑर्चिड की करें या ग्लेनमार्क की करें, ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है आने वाले टाइम में फार्मा सेक्टर में सेफ रह सकती है, क्योंकि अगर बाजार गिरा भी तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा फार्मा सेक्टर में, वो पॉजिटिव हो सकता है आने वाले। चलिए, अब लक्ष्य एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि जैसा कि आपने बताया कि अभी निवेश को रोक करके चलें, तो वो जो लॉन्ग टर्म है वो भी और शॉर्ट टर्म है वो ही, या कुछ और? लॉन्ग टर्म अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक
डिसाइड करना होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए करनी है, 3 साल के लिए करनी है। लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट होती है जो 1 ईयर से अबव मानी जाती है, तो उसमें इन्वेस्ट करना बहुत फायदा ही रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बाजार तेज ही है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो एक बार 7700 या 7800 तक का लेवल आने वाले टाइम में छू सकता है बाजार, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें 28 फेब से लगातार बाजार में तेजी दिखाई दे रही है। उस हिसाब से जो बाजार है वो गिर नहीं पा रहा, तो अब इतनी बड़ी रैली आने के बाद एक रिट्रेसमेंट आनी बहुत जरूरी होती है, तो इसके बाद गिरावट आएगी, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के। यानी कि आपका ये कहना है कि निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, आने वाले दिनों में अब गिरावट देखने को मिल सकती है दोनों में ही शेयर्स बाजार में, और इसी वजह से आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में अभी बहुत ज़्यादा जो जोखिम है वो लेने की ज़रूरत नहीं है निवेशकों को। आप शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप शॉर्ट करके अपनी पोजीशन कर सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी शेयर की डिलीवरी रखी है, उसको अगर आप बेचते हैं, उससे शॉर्ट सेल से भी आप कमा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप शॉर्ट सेलिंग से कमाएंगे, उतना आप डेली बेसिस पे अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं आने वाले टाइम। यानी कि अभी फिलहाल अपने आप को सुरक्षित रखकर अगर निवेश करना चाहते हैं तो ठीक है। अगला सप्ताह कैसा रह सकता है लक्ष्य? आने वाले टाइम में यही है कि अगला सप्ताह जो भी डिसाइड होगा, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी आनी है, आरबीआई की पॉलिसी पे सारे डिपेंड करेगा। अगर उसने रेपो रेट घटा दिया हमारे गवर्नर ने, तो आने वाले टाइम में बाजार और तेज हो सकता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव खबर होती है। अगर एफडीआई का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग सोचते हैं बाजार में लगाना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एक रिस्क होता है, लेकिन जब हाई रिस्क होता है तो चांसेस ऑफ हाई प्रॉफिट भी होता है, तो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है आने वाले टाइम में बाजार। चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपये में कुछ हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अमेरिकी डॉलर में इस सप्ताह कुछ हल्की बढ़त देखने को मिली, और अमेरिकी डॉलर इस सप्ताह 48 पैसे की बढ़त दर्ज की गई है। डॉलर पिछले सप्ताह के 67.7 रुपये के मुकाबले 67 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ है। यूरो में भी पिछले सप्ताह के मुकाबले हल्की बढ़त देखी गई है। यूरो 25 पैसे मजबूत हुआ है और 75 रुपये 35 पैसे पर बंद हुआ है। पिछले सप्ताह ये 75 रुपये 10 पैसे पर बंद हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी जीबीपी भी इस सप्ताह इसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। पिछले सप्ताह 98 रुपये 34 पैसे के स्तर पर था, जबकि इस जीबीपी 92 पैसे की गिरावट के साथ अब 97 रुपये 42 पैसे पर बंद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में लक्ष्य करेंसी जो है उसमें मिला जुला असर देखने को मिला है। हालांकि रुपए में गिरावट जरूर देखने को मिली है, और इसके साथ ही जीबीपी में भी गिरावट हुई है। अगर ओवरऑल बात करें, बाजार हमारा डायरेक्ट लिंक होता है, लेकिन इस टाइम जो बाजार है, जो इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस पे जो निफ्टी का इंडेक्स होता है वो हमारी करेंसी पे, डॉलर पे डिपेंड करता है। लेकिन आज अगर इस सप्ताह की बात करें तो निफ्टी में ओवरऑल ज्यादा तेज भी मूवमेंट नहीं हुई, ज्यादा गिरावट भी नहीं हुई, तो एक रेंज में रहा है। तो उस वजह से जो हमारी करेंसी है वो थोड़ी डीवैल्यू हुई है, और प्राइसेस जो डॉलर के हैं वो बढ़े हैं। तो आने वाला टाइम यही कहता है कि आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं डॉलर में, क्योंकि अगर अगले हफ्ते जो मिनट्स डिसीजन होता है तो उसके अंदर हमारा जो चांसेस है वो डॉलर तेज रहने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर 1% चांसेस है अगर गिरता भी है डॉलर, तो आप उसके अंदर हर डिप पे बाय कर सकते हैं आने वाले टाइम में। चलिए, उम्मीद की जा सकती है कि अभी भारतीय रुपये में और हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है, डॉलर मजबूत हो सकता है। अमेरिकी फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।